नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है लुसेंट टॉपिक वाइज सीरीज़, जिसमें हम लुसेंट के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग और इनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। जो यहाँ पर मैं आपके लिए क्वेश्चन या जो फैक्ट होते हैं वो अलग अलग बुक से मैं कलेक्ट करके लेकर आता हूँ, ताकि पूरा टॉपिक आपका एक वीडियो में कवर हो जाए और यहाँ से इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, आप किसी भी क्वेश्चन में ना फंसें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी गुप्त काल के बारे में, गुप्त साम्राज्य हमने पढ़ा। आज के वीडियो में बात करेंगे एक और प्रमुख वंश की, जिसका नाम है वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। इस वंश से काफ़ी सारे प्रश्न आपके आते हैं। हुइनसांग भी इसी वंश के काल में आया, हर्षवर्धन से काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो पूरी कहानी के रूप में इसको पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको मैं आपको पॉइंट आउट करते हुए बताते हुए चलूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वंश का नाम। तो इस वंश का नाम क्या है? इस वंश का नाम है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। ठीक है, पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है, वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक कौन है? तो इस वंश का संस्थापक है पुष्यभूति, जो कि 505 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कोई बड़ा राजा नहीं था, शुरुआत में एक छोटा राजा था। थानेश्वर को इसने अपनी राजधानी बनाया। थानेश्वर यानी कि वर्तमान में हरियाणा में ये पड़ता है। तो वहाँ पर एक छोटे से राज्य में इसने अपनी जो सत्ता थी वो स्थापित करी पुष्यभूति ने। ठीक है, 505 ईस्वी में वर्धन वंश की स्थापना हो गई। 505 ईस्वी ये वही काल है जब गुप्त काल अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था और वर्धन वंश की स्थापना यहां पर हो गई। इसके बाद इसके काफ़ी सारे राजा आए इस वंश में, जैसे नरवर्धन आया, इसके बाद आपका आदित्यवर्धन आया। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस वंश का पहला प्रमुख शासक कौन था? वो था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन 580 ईस्वी के करीब गद्दी पर बैठा और 605 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। और इसकी मृत्यु के बाद ही हमारे लिए ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पूरी कहानी को समझेंगे अभी। तो इस वंश का अगर आपको पूछा जाए पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। पहला प्रमुख शासक वो कौन था? वो था प्रभाकर वर्धन, या वास्तविक संस्थापक भी अगर पूछ लिया जाए तो प्रभाकर वर्धन ही आपको टिक करना है। ठीक है, इसने कुछ उपाधियां धारण करी, जैसे परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण करी? ये करी प्रभाकर वर्धन ने। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम वर्धन वंश का शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था यशोमती, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके दो पुत्र थे, एक का नाम था राज्यवर्धन जो कि बड़ा पुत्र, दूसरा था हर्षवर्धन। ठीक है, और इसकी एक पुत्री का नाम था राजश्री। इन तीनों से हमारे प्रश्न बनते हैं, तो आपको तीनों याद रखने हैं और इन तीनों के माता पिता आपको याद रखने हैं। पिता का नाम आपको पता है प्रभाकर वर्धन, माता का भी नाम आपको याद रखना है यशोमती। ठीक है, इसका जो दामाद था, प्रभाकर वर्धन का दामाद यानी कि इसकी पुत्री का पति, राजश्री का पति, वो कौन था? ग्रहवर्मा। ये कन्नौज का शासक था। ठीक है, और यही कन्नौज के लिए सारी लड़ाई होती है। जितना भी अभी लड़ाई होगी सब कन्नौज के लिए होगी, और सिर्फ इस वंश में नहीं, इस वंश के बाद भी कन्नौज के लिए काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं भारतीय इतिहास में। कन्नौज का शासक कौन था? ग्रहवर्मा। इसका विवाह कर दिया जाता है राज्यश्री के साथ। ठीक है, यहाँ पे तक कहानी क्लियर है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। देखिए, जो ग्रहवर्मा था कन्नौज का शासक, इसकी हत्या कर दी जाती है मालवा के शासक के द्वारा, जो कि था देवगुप्त। तो आपको पूछा जाएगा कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा की हत्या किसने करी? देवगुप्त ने करी। ये कहाँ का शासक था? ये मालवा का शासक था। ठीक है, और ये जो ग्रहवर्मा था ये मौखरी वंश का शासक था। तो ये भी पूछा जाता है कि कन्नौज पर अंतिम मौखरी शासक कौन था? वो भी ग्रहवर्मा था। इसने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और जो इसकी पत्नी थी राजश्री, उसको बंदी बना दिया और इसका जो राज्य था ग्रहवर्मा का कन्नौज, उसके ऊपर अधिकार कर लिया किसने? देवगुप्त ने। अब जब इसको पता चला, राज्यवर्धन को पता चला, जो कि राजश्री का भाई था, वो आया और उसने देवगुप्त की हत्या कर दी। ठीक है, ये गया राज्यवर्धन और इसने किसकी हत्या कर दी? देवगुप्त की हत्या कर दी और अपनी बहन का जो बदला था वो इसने ले लिया। लेकिन अब हुआ क्या, जब राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या करी और ये वहाँ से वापस लौट रहा था, रास्ते में धोखे से जो गौड़ नरेश था, बंगाल के साइड ये शासन कर रहा था, गौड़ नरेश या कहीं पर इसे गौर नरेश भी कहा गया है। तो गौड़ नरेश शशांक के द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई जब ये मालवा से वापस
वापस आ रहा था। ठीक है, मालवा में ये देवगुप्त को मारने गया था। उसको मारने के बाद जब ये वापस आ रहा था तो रास्ते में धोखे से शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या करवा दी। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 3 मेन हत्या हुई है। पहली हत्या हुई है ग्रहवर्मा की। किसने करी? देवगुप्त ने। देवगुप्त को मारा राज्यवर्धन ने, राज्यवर्धन को मारा शशांक ने। ठीक है, और इसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। अब कन्नौज किसके अधिकार में चला गया? शशांक के अधिकार में चला गया। ये जो शशांक था ये शैव धर्म को मानता था। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ये किसको मानता था? गौड़ नरेश शशांक किस धर्म को मानता था? ये शैव धर्म को मानता था। और इसी ने जो बोध गया में बोधि वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस वृक्ष को कटवाने वाला भी कौन था? शशांक था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब होगा क्या, जब राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई, प्रभाकर वर्धन पहले मर गया, ग्रहवर्मा भी पहले मर गया, अब शासक कौन बनेगा? अब शासक बनेगा हर्षवर्धन। ठीक है, अभी कन्नौज किसके अधिकार में है? इसके अधिकार में है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में शासक बना और जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु केवल 16 वर्ष थी। तो प्रश्न बनता है किस उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा? 16 वर्ष की आयु में। 606 से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन गद्दी पर रहा। आपको ये दोनों डेट याद रखने हैं क्योंकि हर्षवर्धन को कुछ जो इतिहासकार हैं भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी मानते हैं। ठीक है, सभी नहीं मानते, कुछ मानते हैं। तो प्रश्न बन सकता है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे माना जाता है? कुछ मानते हैं, वो है हर्षवर्धन। 16 वर्ष की आयु में ये गद्दी पर बैठा। 606 से लेकर 647 तक कुल इसने 41 वर्ष शासन किया। ठीक है, इसका अन्य नाम, इसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनेगा इनमें से किस शासक को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? वो है हर्षवर्धन। ठीक है, इसने कुछ उपाधियां धारण करी, जैसे परम भट्टारक की भी इसने उपाधि धारण करी और उत्तरापथ स्वामी की उपाधि भी इसने धारण करी, यानी कि पूरे उत्तर भारत पे लगभग इसने जीत लिया था। तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि किसने धारण करी? हर्षवर्धन ने। यह दक्षिण की ओर भी बढ़ा। दक्षिणापथ के स्वामी जो उपाधि थी वो भी इसको चाहिए थी, लेकिन ये दक्षिण की ओर बढ़ा। लेकिन नर्मदा नदी के तट पर जो दक्षिण का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसने हर्षवर्धन को रोक लिया। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखना, उत्तरापथ स्वामी किसने धारण करी थी? हर्षवर्धन ने। इसके अलावा इसने मगध राज की उपाधि भी धारण करी। मगध राज की उपाधि इसने धारण करी 641 ईस्वी में। यह आपको याद रखना है। ठीक है, 641 में इसने मगध राज की उपाधि धारण करी। अब आते हैं खानदानी लड़ाई पर। इसका जो ये शशांक था इसने राज्यवर्धन को मारा था, तो हर्षवर्धन ने इस शशांक को पराजित किया और कन्नौज के ऊपर अधिकार कर दिया और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में ले आया। कन्नौज किसके अधिकार में था? शशांक के अधिकार में था। तो शशांक को पराजित किया हर्षवर्धन ने और कन्नौज को वर्धन वंश की राजधानी बना दिया। तो प्रश्न बनता है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज कौन लेकर गया? हर्षवर्धन लेकर गया। ठीक है, और कन्नौज को इसने किससे जीता था? शशांक से जीता और उसका चैप्टर यहां पर खत्म किया। तो ये खानदानी लड़ाई यहां पर खत्म हुई। अब हर्षवर्धन के शासनकाल में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई और एक इसका जो युद्ध होता है पुलकेशिन द्वितीय से, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहां पे तक आपको सारी कहानी समझ में आई, किसने किसको मारा और क्यों मारा और उसका परिणाम क्या निकला। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की। देखिए, हर्षवर्धन ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी और ये दक्षिण भारत की ओर भी बढ़ा। दक्षिण भारत को भी ये जीतना चाहता था, लेकिन उस समय दक्षिण भारत में एक प्रमुख शासक था जो कि वातापी चालुक्य शासक था। तो वातापी के जो चालुक्य थे, चालुक्य वंश का एक शासक था पुलकेशिन द्वितीय। इसने हर्षवर्धन को दक्षिण भारत की ओर बढ़ने से रोक लिया। जब इसने रोक लिया, इन दोनों का एक युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर। यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध कौन सी नदी के तट पर होता है? नर्मदा नदी के तट पर होता है, जिस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो जाती है। यह याद रखना। इसमें हारता कौन है? हर्षवर्धन इसमें हार जाता है और दक्षिण की ओर बढ़ने का जो उसका सपना होता है वो छोड़ देता है, फिर उत्तर में ही आके राज करता है। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने जब इस युद्ध में हर्षवर्धन को हराया तो इसने एक उपाधि धारण करी। पूछा जाता है परमेश्वर की उपाधि। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर कौन सी उपाधि धारण करी? परमेश्वर की उपाधि धारण करी। पुलकेशिन द्वितीय था कौन? तो ये चालुक्य वंश का शासक था। चालुक्य कौन से चालुक्य थे? तो वातापी के चालुक्य, क्योंकि अलग अलग चालुक्य हमने देखे ना, वेंगी के चालुक्य भी देखे हैं। तो ये वातापी के जो चालुक्य थे उस वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है,
इसका जो ये युद्ध है, यानी कि इन दोनों के बीच जो ये युद्ध हुआ था, इसका वर्णन मिलता है हमें ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख किसका है? तो ये अभिलेख है रवि कीर्ति का। किसने लिखा इस अभिलेख को? रवि कीर्ति ने लिखा है। और इस अभिलेख में किसके बारे में बात की गई है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में इस अभिलेख में बात की गई है, क्योंकि जो रवि कीर्ति था वो पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में रहता था। तो इन दोनों से आपके कितने सारे प्रश्न बनते हैं वो हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, अब बात करेंगे हर्षवर्धन और हुएनसांग की। हुएनसांग देखिए प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो भारत आया। कई बार पूछा गया है कि हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया, तो ये आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। हुएनसांग भारत आया लगभग 629 ईस्वी में और 645 ईस्वी तक ये भारत में रहा, तो लगभग 15-16 साल इसने भारत में गुजारे। तो किसके काल में आया हुएनसांग? जो ये आया हर्षवर्धन के काल में। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित या वर्तमान शाक्य मुनि, इन नामों से किसको जाना जाता है? हुएनसांग को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भारत आया क्यों था? तो हुएनसांग का भारत आने का उद्देश्य था नालंदा में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के लिए। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथों को जमा करने के लिए, उनको चीन ले जाने के लिए, और नालंदा विश्वविद्यालय जो उस समय बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय थी, वहाँ पर पढ़ने के लिए ये आया था। जब ये नालंदा में पढ़ने के लिए आया, वहाँ के आचार्य कौन थे, प्राचार्य कौन थे उस समय? तो आचार्य शीलभद्र उस समय नालंदा के प्राचार्य थे। तो आपको पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन जब नालंदा में हुएनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, वहाँ के प्राचार्य कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हुएनसांग ने जो शूद्र थे, शूद्रों के लिए कृषक शब्द का प्रयोग किसने किया? हुएनसांग ने किया। हुएनसांग का यात्रा वृतांत है जो आपको पूछा जाता है पेपर में। हुएनसांग का यात्रा वृतांत किस नाम से है? सियूकी के नाम से इसका यात्रा वृतांत है। ठीक है, हुएनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा। और इसके अलावा देखिए, जब हुएनसांग भारत आया तो हुएनसांग के सम्मान में हर्षवर्धन ने एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया, जिसे कन्नौज सभा के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपके दोनों क्लियर करता हूं अभी। देखिए, उसने कहा हुएनसांग के सम्मान में एक कन्नौज सभा का आयोजन किया गया। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। अभी हमने ऊपर बात करी, कन्नौज को लेकर ही सारे संघर्ष होंगे। आपने पढ़ा होगा इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा इसके बाद वो भी कन्नौज के लिए ही होगा। ठीक है, तो कन्नौज में एक विशाल धार्मिक सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया? हर्षवर्धन के द्वारा। किसके सम्मान में किया गया ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना हुएनसांग के सम्मान में। और इस सभा की जो अध्यक्षता थी वो भी हुएनसांग ने ही करी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीधा एग्जाम्पल देगा। हर्षवर्धन ने इसका आयोजन क्यों किया? अपनी विजयों के लिए किया या अपने आप को और दक्षिण भारत में बढ़ाने के लिए किया? इस तरीके से आपको ऑप्शन देगा। तो इसने कन्नौज में एक विशाल सभा आयोजित करी हुएनसांग के सम्मान में। इस सभा का जो अध्यक्ष था वो हुएनसांग ही था। इसके अलावा हुएनसांग जो हर्षवर्धन था, ये हर 5 साल में प्रयाग में एक सम्मेलन करवाता था। ठीक है, वो अलग चीज़ है। अगर पूछेगा हर 5 साल में धार्मिक सम्मेलन कहाँ करवाता था हर्षवर्धन? वो प्रयाग में करवाता था। ठीक है, यानी कि जो प्रयागराज है वहाँ पर करवाता था। लेकिन एक विशाल सम्मेलन हुएनसांग के सम्मान में ये कन्नौज में करवाया गया था। दोनों में अंतर है। ठीक है, ये हर 5 साल में करवाता था प्रयाग में। हमने हर्षवर्धन के यात्रा वृतांत की बात करी, सियूक की। हर्षवर्धन ने हुएनसांग के यात्रा वृतांत की बात करी, सियूक की। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत जो थे, अपने दूत वो कहाँ भेजे? चीन भेजे। पूछा जाता है हुएनसांग ने अपने दूत चीन कब भेजे? 641 ईस्वी में और 643 में और 645 में। एक दूत 643 में आया और एक दूत 645 में। ये चीन से आए हर्षवर्धन के दरबार में। तो ये दोनों साल आपको याद रखना है। 641 में हर्षवर्धन ने भेजे, 43 और 45 में वहाँ से यहाँ पर दूत आए। हर्षवर्धन की बात करें तो हुएनसांग की बातों में आकर या उससे प्रभावित होकर जो हर्षवर्धन था, इसने भी बौद्ध धर्म की महायान शाखा को यहाँ पे ज्वाइन आप बोल सकते हो कर लिया था, यानी कि उसका ये अनुयायी बन गया था। बौद्ध धर्म मानने लगा था और उसकी जो महायान शाखा है उसको मानने लगा था हर्षवर्धन। ठीक है, अब बात करेंगे हर्षवर्धन का जो राजकवि था बाणभट्ट। इसको लेके काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन है? वो है बाणभट्ट। इस बाणभट्ट ने
कुछ रचनाएं करी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हर्षचरित और कादंबरी। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? हर्षचरित, नाम से कंफ्यूज मत होना, हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट की रचना है और कादंबरी ये भी बाणभट्ट की है। बाणभट्ट जो था हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ये आपको याद रखना है। जो ये रचना है हर्षचरित, इसके अंदर जो बाणभट्ट है इसने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हर्षचरित में जो प्रांतीय शासक होता था उसके लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको पूछा जाएगा वर्धन वंश में प्रांतीय शासक के लिए जो प्रांत का शासक होता था क्या कहा जाता था? लोकपाल कहा जाता था। उल्लेख कहाँ मिलता है? हर्षचरित्र में मिलता है, जो कि बाणभट्ट की रचना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हर्षचरित्र में जो ये हर्षचरित है इसके अंदर हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार बताया गया है, यानी कि ऐसा बताया गया है कि हर्षवर्धन जो था ये सभी प्रकार के जो देवता थे, अलग अलग देवता, उन सभी का एक मिला जुला अवतार है। किस में कहा गया है? हर्षचरित में, ठीक है। और इसके अलावा ये भी कहा गया है हर्षचरित के अंदर कि जो कन्नौज था हर्षवर्धन की राजधानी, तो कन्नौज के हर घर में किस देवता की पूजा होती थी? ये होती थी शिवजी की पूजा। ये भी हर्षचरित्र में बताया गया है। तो ये आपको पूछा जाएगा कन्नौज के हर घर में किसकी पूजा होती थी? शिवजी की पूजा होती थी, ठीक है। इसके अलावा हर्षचरित और कादंबरी ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है, ठीक है। बाणभट्ट के गुरु कौन थे? तो बाणभट्ट के गुरु का नाम आपको याद रखना है भृचु। भृचु कौन थे? ये बाणभट्ट के गुरु थे, आपको याद रखना है। तो इन 4 लाइन से आपके कितने सारे प्रश्न बने आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए हमने जो बाणभट्ट है इसकी रचनाएं तो देख ली, हर्षवर्धन की भी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि प्रियादर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये 3 नाटक किसने लिखे हैं? ये तीनों नाटक हैं और ये तीनों लिखे हैं हर्षवर्धन ने, ऐसा उल्लेख मिलता है इतिहास में। माना जाता है कि हर्षवर्धन ने किसी को पैसे दिए और ये लिखवाए अपने नाम से, लेकिन हमें जो ये रचना है ये हर्षवर्धन के नाम से ही याद करनी है और इसी के नाम से पेपर में भी पूछी जाती हैं। तो प्रियादर्शिका किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की। नागानंद किसकी रचना है? हर्षवर्धन की, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्ष के समय में सूती वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख केंद्र था, वो कहाँ था? वो था मथुरा में। आपको सीधा प्रश्न बनेगा कि हर्षवर्धन के काल में मथुरा क्यों प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन का युद्ध एवं शांति का मंत्री कौन होता था? तो देखिए हर्षवर्धन के टाइम पे जो युद्ध और शांति का मंत्री होता था वो कौन होता था? वो होता था अवंती, ठीक है। यानी कि जो लड़ाई या शांति के लिए जो मंत्री होता था जिसकी नियुक्ति की जाती थी उसे अवंती कहा जाता था, और जो मुख्य सेनापति होता था उसे सिंहनाद कहा जाता था। तो ये हर्षवर्धन के काल की कुछ यहाँ पे व्यवस्था थी। इसके अलावा जो इसकी बाकी सामाजिक व्यवस्था थी, तो जो हमने गुप्त काल में पढ़ी थी व्यवस्था कि प्रांत होते थे, प्रांत फिर भुक्ति में विभाजित होते थे, उनके जो भुक्ति के शासक होते थे उन्हें उपरिक कहा जाता था, वो सभी व्यवस्थाएं हर्षवर्धन के काल में भी प्रचलित में थी, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें अब वहीं से आप उनको देख सकते हैं, सारी चीज़ें रिपीटेड हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी कि हर्षवर्धन हर 5 साल में प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था। उन धार्मिक सम्मेलनों को कहा जाता था मोक्ष परिषद, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाए हर्षवर्धन मोक्ष परिषद का जो आयोजन होता था वो कहाँ पर करता था? वो करता था आपका प्रयाग में। और ह्वेनसांग के सम्मान में सम्मेलन उसने कहाँ किया था? वो कन्नौज में किया था। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हर्षवर्धन के पूरे वंश को लेकर पूरी कहानी हमने यहाँ पर जानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और साथ ही जैसे मैं आपको पहले भी कहता हूं कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो आप वहां से क्वेश्चंस को जरूर ड्रॉ करें, क्वेश्चंस को जरूर आप लिखें कि एक वीडियो से, चाहे वो 20 मिनट की वीडियो है चाहे वो 40 मिनट की वीडियो है, आप अपने क्वेश्चन जरूर लिखें कि आपके कितने क्वेश्चन आज आपने जो वीडियो देखी आपको कितना फ़ायदा उससे हुआ। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपका जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपका फ़ायदा है या नहीं। अगर आप 20 मिनट की वीडियो देखते हैं और आपके वहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं, यानी कि ठीक है आपने अच्छा किया। अगर आप 40 से 45 मिनट की वीडियो देख रहे हैं और आपके क्वेश्चन 10 से 15 ही बन रहे हैं तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है। तो आप जब भी वीडियो देखें क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, कितना आउटपुट आपका इस वीडियो से निकला है, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब के ऊपर डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, आपको कब पता नहीं चलेगा कि आप केवल टाइम पास के लिए आप वीडियो देखने लगे हो, आपका जो आउटपुट है वो ज़ीरो आ रहा है या फिर बहुत कम आ रहा है।
ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर देना। जब भी वीडियो देखें क्वेश्चन को ज़रूर बनाएं कि आपके एक वीडियो से कितने क्वेश्चन आपके कवर हुए। थैंक यू फ्रेंड्स।